नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग कल चर्चा किए थे अनुच्छेदों की श्रृंखला में आर्टिकल 190 यानी अनुच्छेद 190 के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 191 यानी आर्टिकल 191 के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले अनुच्छेद में देखे थे कि जो स्थानों की रिक्ति होती है यानी स्थान जो खाली होता है कैसे होता है, कब होता है, किस कंडीशन में होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कल कर लिए थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो मैंने थोड़ा बहुत इसका आपको एक प्रकार से कहा जाए तो व्यू दे दिया था कि कल यानी कि आज हम किन किन बातों पे चर्चा करेंगे। ये निर्हरताएं शब्द क्या होती है। यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में अयोग्यता शब्द का इस्तेमाल कहा जाए तो ये किया ही नहीं गया है। अब आप कहीं मिल जाएगा तो आप कहेंगे तो ऐसी बात है सर, मिला है। वो संविधान का मूल रूप नहीं है, वो तो उस पर कापियाँ बनी हुई है ना, उस पर बुक बने हैं, बुक छपे हैं। लेकिन इसके जगह क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? निर्हरता। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? निर्हरता। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं या फिर हिंदी बेल्ट के होते हैं, उनको यही नहीं पता होता है। क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उन निर्हरता को ही समझ नहीं पाते हैं। तो इसको क्या समझना है? इस शब्द का अर्थ क्या होगा? अयोग्यता। क्या होगा? अयोग्यता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल को, आज के अनुच्छेद को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निर्हरताएं। ये क्या शब्द हुआ? यानी कि आप किस कंडीशन में अयोग्य हो जाएंगे, आप किस कंडीशन में अयोग्य हो जाएंगे, आपकी सदस्यता किस कंडीशन में अयोग्य मानी जाएगी। इसको अगर आसान भाषा में समझना हुआ तो यही कहा जाएगा कि आपकी सदस्यता किस कंडीशन में अयोग्य हो जाएगी, किस कंडीशन में होगी। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य के होने के लिए क्या क्या शर्त होंगी, उसके बारे में चर्चा की गई है। बहुत ही सरल, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग समझेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और धैर्य रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश अवश्य करिएगा। यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ये शब्द भी आएगा। इसका तात्पर्य होता है उल्लेखित या उल्लेखित। विनिर्दिष्ट का मतलब यही होता है, इसका तात्पर्य यही होता है उल्लेखित या लिखित। ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले, ये सब क्या होंगे? एक प्रकार से क्या हो जाएगा? फालतू बातें हैं। मैं इस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछता ये है कि कोई लाभ का पद धारण अगर कर लिया है तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? अयोग्य हो जाएगी। अब लाभ का पद क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। हो सके तो आप उसे देख लीजिएगा। लाभ का पद ये होता है कि चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, अगर इसके संचित निधि से, संचित निधि क्या होती, इस पर भी वीडियो बना है। संचित निधि से अगर वो क्या कर रहा हो? आय प्राप्त कर रहा हो। क्या कर रहा हो? आय प्राप्त कर रहा हो, या फिर उसका लाभ उठा रहा हो। इसमें जो मंत्रीगण होते हैं, आप में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो मेरे प्यारे शिष्य होंगे, ये प्रश्न उनके मन में ज़रूर आएगा, तो सर मंत्रीगण भी तो यहीं से ही उठाते हैं। मंत्रीगण का क्या होता है? परमानेंट नहीं होता है, वो 5 साल के लिए होते हैं। उसके बाद उनको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है या फिर उनको कुछ और व्यवस्था मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है जो परमानेंट रूप से क्या कर रहे हों, आय ग्रहण कर रहे हों, संचित निधि से कर रहे हों, जितने प्रकार की निधि होती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, तो उसको क्या मान जाएगा? लाभ के पद के अंतर्गत रखा जाएगा। लाभ के पद के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन कोई भी मंत्री हो, किसी भी या फिर कहा जाए किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो, चाहे वो राज्य से रिलेटेड हो, चाहे वो संघ से रिलेटेड हो, उसको लाभ के पद में नहीं रखा जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। लाभ के पद में जितने सरकारी पद आते हैं, जितने सरकारी पद हैं, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, चाहे वो प्यून ही क्यों ना हो, उसको क्या कहा जाएगा? वो लाभ के पद पर है। क्या है? वो लाभ के पद पर है।
यदि मान लीजिए कोई ऐसा मंत्री है, इमेजिन करिए कोई ऐसा मंत्री है और वो कोई सरकारी नौकरी पा जाता है, कोई लाभ का पद पा जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अपना पद जो होगा, जिस सदन का सदस्य होगा उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये तो इतना सरल तो ही समझ में ही आ गया होगा। अब न्यायालय उसे क्या कर दे, पागल घोषित कर दे, भाई ये क्या हो गया है, दिमागी रूप से विकृत हो गया है, ये समझ ही नहीं पा रहा है बात को, ये जा करके जनता की परेशानी की बात करनी चाहिए सदन में, तो जाके कुछ और कर रहा है, डांस वगैरह कर रहा है, बहस कर रहा है, गाने गा रहा है। तो न्यायालय क्या करेगी, उसे क्या करेगी, वो पागल घोषित कर देगी। इस कंडीशन में भी क्या होगा, वो अयोग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि वह दिवालिया हो गया हो, दिवालिया का तात्पर्य होता है कि वो क्या किया, कई लोगों से कर्ज ले लिया, कई संस्थाओं से कर्ज ले लिया, लेकिन वो उनको क्या किया, नहीं चुका पाया, तो एक समय के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अगर वो दिवालिया भी घोषित हो गया होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। मित्रों समझ में आया यहाँ तक। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है, इस पे तो बहुत लंबी बात कही गई है संविधान में, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, अपने काम की चीज़ को केवल ले लेते हैं। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको इस पे थीसिस नहीं करना है। देखिए क्या है ये, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, पहले वो भारत का नागरिक था, लेकिन अब वो गया किसी दूसरे कंट्री में और जा कर के वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया। अब वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया, अब वो वहाँ का नागरिक हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया, यहाँ अपने आप ही उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब वो भारत का नागरिक है ही नहीं तो उसे क्या मान लिया जाएगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। यहाँ तक बातें तो क्लियर हो रही होंगी। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि यानी कानून द्वारा उसके अधीन किसी भी प्रकार, इसका क्या तात्पर्य हो गया कि अगर कोई संसद कोई कानून बना दिया, कोई विधि बना दिया, उस विधि के अनुसार अगर वो व्यक्ति क्या है, अयोग्य है, तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा, वो क्या है, अयोग्य है। क्योंकि कई बार संसद क्या करती है, विधि ले आती है, कानून बनाती है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो कार्य नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। है ना आसान, लगता नहीं है, ये लगता है कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। अब हम लोग ये एक और बात बता दें, यहाँ पे अनुच्छेद 191 का ही कोई भाग वाग नहीं है, बस इसको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, 1 और 2 कर दिया है, इसके भाग नहीं है। ये सारे के सारे प्रावधान क्या हैं, अनुच्छेद 191 में ही है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार का, 10वीं अनुसूची आ गई, बड़ी मज़ेदार है, इससे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल निरोधक कानून से रिलेटेड है। पहले क्या होता था, छोटा सा एक प्रसंग बता देते हैं, कहानी बता देते हैं, जो पहले की घटनाएं होती थी कि कोई भी मंत्री, कोई नेता हो, अपने लाभ के लिए किसी एक पार्टी से जीते उसके निशान से, अब लगा कि हमें अब दूसरी पार्टी में और लाभ हो रहा है, इस पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, सरकार गिर जा रही थी बार बार, अपना समर्थन दूसरे पार्टी को दे दिए। ऐसा बहुत होता रहा है, बहुत होता रहा है। इसीलिए अटल जी की कई सरकार ऐसी है, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, तो 1.5 साल ऐसे सरकारें चली हैं। किस कारणवश, क्योंकि उस समय 10वीं अनुसूची क्या नहीं था, प्रावधान नहीं था, जिसको बोलते हैं दल बदल निरोधक कानून। इसके अंतर्गत भी अगर प्रावधान जो है, इसके अंतर्गत अगर उस प्रावधान के अंतर्गत भी अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाता है तो क्या माना जाएगा, अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूची के लिए भी आपके ही इस चैनल पर वीडियो पड़ा है मेरे मित्रों। एक ही लेक्चर को लेकर के मैं सारी चीज़ों को कवर करूं तो इसमें लेक्चर बड़ा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं, जिससे आप क्या करें, समझ पाएँ। और 10वीं अनुसूची के लिए भी बना है, निधियों के बारे में भी बना है, संचित निधि क्या होती है, गुल्लक निधि क्या होती है, इस सब के बारे में मैंने बताया है, समझ में आ रहा है। और विधायिका वगैरह जो है वो तो बना है, ऑलरेडी बना है। अनुच्छेदों का एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मित्रों आज के लिए जो है अनुच्छेद 191 के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा पढ़ने का तात्पर्य होगा कि आप कंटेंट को ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं।
जब ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो याद करने में प्रॉब्लम आएगी। कब ये आएगी? जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी कि इतने कंटेंट हो गए तो रिवीजन कैसे करूँ। तो बस इतना ही याद रखिएगा, क्या है कैसे है, एक बार इसको आप लिखिएगा, समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, उस आपके संशय को, आपके उस डाउट को क्लियर करने का भरसक हम प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।